नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं कि मेष लग्न वालों के लिए जब सूर्य चौथे घर में बैठता है तो क्या होता है। लेकिन हम सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे, बल्कि नक्षत्रों की दुनिया में उतरकर समझेंगे कि असली कहानी क्या है। अब देखिए, ज्योतिष में सूर्य को हमारी आत्मा, हमारी सोल माना जाता है। और चौथा घर है हमारे मन का, हमारे घर का, हमारे सुख का स्थान। तो जरा सोचिए, जब आत्मा यानी सूर्य हमारे घर में यानी चौथे भाव में आता है तो हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता होगा। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इससे पहले कि हम नक्षत्रों की बात करें, 3 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। सूर्य क्या है, चौथा घर क्या है और मेष लग्न की प्रकृति कैसी होती है। यही हमारे पूरे विश्लेषण की नींव है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। ये सिर्फ कोई ग्रह नहीं है, ये हमारी आत्मा है, हमारा ईगो, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट और समाज में हमारा अधिकार है। ये हमारी पहचान का कोर है। इसके बाद आता है चौथा घर, जिसे सुख भाव भी कहते हैं। ये हमारी जिंदगी का फाउंडेशन है। ये वो जगह है जो हमारी माँ, हमारा घर, हमारी प्रॉपर्टी और सबसे जरूरी हमारे मन का सुकून, हमारी मेंटल पीस को दिखाता है। और आखिर में मेष लग्न, मंगल जिनका स्वामी है। ये लोग होते हैं एकदम एनर्जेटिक, करेजियस, हमेशा आगे बढ़कर काम करने वाले। इनकी पर्सनैलिटी में एक फायर एलिमेंट होता है जो इन्हें हमेशा ड्राइव करता है। तो होता क्या है कि मेष लगन के लिए जब सूर्य चौथे घर में आता है ना, तो वो कर्क राशि में होता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि सूर्य है आग का गोला और कर्क राशि है पानी। अब सोचिए, जब आग और पानी मिलेंगे तो क्या होगा। एक तरह का इमोशनल स्टीम, एक अंदरूनी बेचैनी पैदा हो सकती है। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो ये पोजीशन इंसान को समाज में मान सम्मान और प्रॉपर्टी का सुख दे सकती है। लेकिन दूसरी तरफ घर के अंदर ईगो क्लैशेस और मेंटल स्ट्रेस भी पैदा कर सकती है। लेकिन ठहरिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। असली कहानी, असली ट्विस्ट, वो तो नक्षत्र से पता चलता है। सूर्य चौथे घर में कौन से नक्षत्र में बैठा है, ये गेम को पूरी तरह से बदल देता है। ये एक फिल्टर की तरह है जो सूर्य की सारी एनर्जी को एक नया ही रंग दे देता है। तो चलिए पहली पॉसिबिलिटी देखते हैं। मान लीजिए सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में है। इसके स्वामी बृहस्पति हैं और इसका सीधा संबंध रिन्यूअल यानी नई शुरुआत और उम्मीद से है। देखते हैं ये सूर्य की एनर्जी के साथ क्या करता है। अब पुनर्वसु की खासियत समझिए। इसके स्वामी है गुरु, जुपिटर, और देवता हैं अदिति, जो देवताओं की मां है। मतलब इस नक्षत्र में ज्ञान है, उम्मीद है और चीजों को एक्सपैंड करने की, बढ़ाने की एनर्जी है। ये एक तरह से कमबैक का नक्षत्र है। तो जब सूर्य इस नक्षत्र में बैठता है तो ऐसे इंसान की मां बहुत स्पिरिचुअल और काइंड हार्टेड हो सकती है। लाइफ में बार बार तरक्की मिलती है, प्रॉपर्टी से फायदा होता है। लेकिन जुपिटर का जो विस्तार वाला नेचर है ना, वो इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी दे सकता है और बार बार घर बदलने के योग भी बना सकता है। अब इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए क्या करें? ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय सुझाए गए हैं, जैसे गुरुवार को पीली चीजें दान करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और सबसे जरूरी अपनी मां का हमेशा आदर करना। चलिए अब दूसरी संभावना पर चलते हैं। क्या होगा अगर सूर्य पुष्य नक्षत्र में हो? इसके स्वामी शनि हैं और इसे ज्योतिष में सबसे शुभ नक्षत्रों में से एक माना जाता है। ये नरिशमेंट और स्टेबिलिटी का प्रतीक है। पुष्य नक्षत्र का कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक है। स्वामी है शनि जो डिसिप्लिन सिखाते हैं और देवता है बृहस्पति जो ज्ञान देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इंसान डिसिप्लिन के साथ ज्ञान हासिल करता है जो लाइफ में जबरदस्त स्टेबिलिटी लाता है। ये कॉम्बिनेशन ये तो एक कमाल का राजयोग बना देता है। इससे परमानेंट प्रॉपर्टी, सरकारी नौकरी में ऊंचा पद सब मिलता है। मां भी बहुत डिसिप्लिन्ड होती हैं। लेकिन शनि का असर है तो घर के माहौल में थोड़ी इमोशनल ड्राइनेस, एक सीरियसनेस आ सकती है। तो इस स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय बताए जाते हैं, जैसे संडे को सूर्य को जल देना, सेवा के कामों से जुड़ना और घर में एक सूर्य यंत्र रखना फायदेमंद हो सकता है। और अब आखिरी और सबसे कॉम्प्लेक्स सिनारियो, जब सूर्य आश्लेषा नक्षत्र में हो जिसके स्वामी बुध हैं। ये नक्षत्र रहस्य, साइकोलॉजिकल पावर और गहराई से जुड़ा हुआ है। आश्लेषा को समझिए, इसका स्वामी है मर्क्यूरी यानी बुद्धि और देवता है नाग, सर्पेंट्स, जो रहस्य और हिडन पावर का सिंबल हैं। तो इस नक्षत्र में एक बहुत इंटेंस साइकोलॉजिकल एनर्जी होती है जो चीजों की जड़ तक पहुंच जाती है।
अब ये कॉम्बिनेशन इंसान को जबरदस्त साइकोलॉजिकल पावर देता है। पॉलिटिक्स, इन्वेस्टिगेशन जैसे फील्ड्स में सक्सेस दिला सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। ये बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस, घर के अंदर पॉलिटिक्स और माँ के साथ एक कॉम्प्लेक्स इमोशनल रिलेशनशिप भी देता है। घर का माहौल थोड़ा सीक्रेटिव, रहस्यमयी सा हो सकता है। अब आश्लेषा की इस इंटेंस एनर्जी को चैनल करने के लिए क्या किया जाए? इसके लिए नागपंचमी पर पूजा, रोजाना सूर्य नमस्कार करना और घर में शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, ये कुछ उपाय सुझाए जाते हैं। तो देखा आपने कैसे सूर्य की एक ही प्लेसमेंट यानी मेष लग्न के लिए चौथे घर में 3 बिल्कुल अलग अलग रिजल्ट्स दे सकती है। सारा खेल इस बात का है कि सूर्य बैठा किस नक्षत्र में है। तो एक क्विक रिकैप करें। पुनर्वसु मतलब उम्मीद और ग्रोथ, पुष्य मतलब स्टेबिलिटी और सक्सेस, और आश्लेषा मतलब पावर लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ स्ट्रगल। एक ही सूर्य, लेकिन नक्षत्र का चश्मा लगाते ही उसके रंग पूरी तरह बदल जाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, यह सिर्फ एक पीस ऑफ द पजल है। किसी भी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले कुंडली में सूर्य पर किन ग्रहों की नजर है, उसके साथ कौन बैठा है और अभी दशा कौन सी चल रही है, ये सब देखना भी उतना ही जरूरी है। तो ये विश्लेषण एक नई सोच देता है ना? अब ये सोचने वाली बात है कि किसी की कुंडली में सूर्य किस नक्षत्र में है और वो उस इंसान की लाइफ स्टोरी को कैसे शेप कर रहा है, इस पर जरूर सोचिए।